नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? तो चलिए, देखो कल क्या हुआ था। कल आपके कुछ टेक्निकल इशू था और उस वजह से क्लास के बीच से ही आवाज़ चली गई थी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होगा, आज टीम पूरी हमारे साथ है। तो कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल इशू आ जाता है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे आपके कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, कुछ विलोम शब्द देखेंगे, कुछ मुहावरे लोकोक्ति देखेंगे, तत्सम तद्भव के बारे में जानेंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है ना, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, एक बार फटाफट से सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने मित्रों को जोड़ लेंगे। चलिए, अगर मैं लेकर चलता हूं आपको, चलिए पहला ही प्रश्न आपके सामने है। अब आप बताओगे इस पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या निकलता है। हमसे एक विलोम शब्द पूछा है, किसका भाई? स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्थावर का जो विलोम शब्द होगा, अब आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। अच्छा प्रश्न है। अच्छा देखो, कई बार क्या होता है, आपका जो सिलेबस है ना, उसमें उसमें व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाने हैं, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है। और आपके विलोम शब्द आने हैं, पर्यायवाची शब्द आने हैं, और हिंदी से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं ना, इस क्लास से हम कवर करेंगे। चलिए, तो स्थावर का विलोम क्या होगा? स्थावर का सचल है, चंचल है, चेतन है, जंगम होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आप कर रहे हो। स्थावर का जो विलोम शब्द होगा, यह बिल्कुल जंगम होगा। क्या होगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा जंगम। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा आपका जंगम। जी हाँ भाई, बिल्कुल जंगम होगा। आगे चलें, आगे चलते हैं भाई। अब आगे देखना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चले भाई, आगे चलता हूं, मैं आगे लेकर चलता हूं। अथ का विलोम आपसे पूछा है कि अथ का विलोम शब्द क्या होता है। फटाफट से बताओगे अथ का विलोम शब्द। चलिए भाई, फटाफट से 2 सेकंड में इसका उत्तर छापो। अब आप बताओगे कि अथ का विलोम शब्द क्या होता है। अच्छा प्रश्न है, हमसे पूछा गया है कि अथ का विलोम शब्द छापना है। तो अथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अथ का जो विलोम शब्द होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। जी हाँ, तो किसी ने उत्तर दिया है क्या? जी नहीं भाई जी। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर क्या होगा? इति होगा। क्या होगा? इति होगा इसका सही उत्तर। भाई अथ का विलोम इति होता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। अच्छा, आप सभी लोग मुझको बताओगे, आप सभी लोग मुझको, देखो एक टॉपिक होता है आपके हिंदी में, समास। किस नाम से? समास नाम से एक टॉपिक होता है, और समास का आपको विलोम शब्द छापना है कि समास का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले ना हमें इसका विलोम शब्द बताने के लिए इसका अर्थ जानना पड़ता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है भाई? इसका अर्थ होता है संक्षेप। क्या निकलेगा इसका अर्थ? संक्षेप निकलेगा। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा व्यास। क्या होगा भाई? व्यास होगा। क्या होगा? समास का विलोम शब्द, समास का विलोम शब्द होगा व्यास। इसी प्रकार से अब आपको बताना है कि संधि का विलोम शब्द क्या होगा। अब आप बताओगे संधि का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए, तो भूषण का विलोम शब्द अब आपको बताना है। भूषण का और संधि का, दोनों का फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापना है। अब आप बताओगे भूषण का विलोम शब्द। चलिए, विष्णु है, भूषक है, दूषक है और भूषा है। क्या होगा इसका सही उत्तर? अब आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर बताना है भाई आपको। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है सभी का, बहुत बहुत। चलिए भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। अब आप बताओगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर। चलिए, यह क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? चलिए, तो देखो भूषण, भूषण का सही विलोम शब्द क्या होता है? दूषण होता है। और आप लोग को मुझको बताना है कि भूषण का अर्थ क्या होता है। छापो भाई, भूषण का अर्थ क्या होगा? अब आप लोग बताओगे। तब तक मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का विलोम शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। अवनी का विलोम शब्द, तो देखो, अवनी का विलोम शब्द आसमान होगा, आकाश होगा, अंबर होगा या फिर गगन होगा। मुझे पता है कि आपको अवनी का अर्थ पता होगा। अवनी का अर्थ क्या होता है भाई? अवनी का अर्थ होता है आपके पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी इसका अर्थ होता है। इसी को हम भू कहते हैं, इसी को रत्न गर्वा कहते हैं। जी हाँ, याद रखना, इसी को अचला कहते हैं। तो अवनी का विलोम शब्द पूछा है, तो अवनी, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर होगा। क्या होगा भाई? अंबर होगा इसका सही विलोम शब्द। जी हाँ, कई सारे बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर है। इसका सही उत्तर क्या होगा? अंबर होगा। चलिए आगे चलूं, आगे लेकर चलता हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हे का विलोम शब्द अब आपसे पूछा है। हे का विलोम शब्द आपको बताना है। हास्य होता है, हार होता है, ग्राम्य होता है या फिर ग्राहा होता है। क्या होगा इसका सही
उत्तर हे का विलोम शब्द। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से करना इस प्रश्न को। हे का विलोम शब्द आपसे पूछा है। देखो अब हम कर रहे हैं विलोम शब्द, इसके तुरंत बाद आ जाएंगे तत्सम और तद्भव शब्द, फिर कुछ पर्यायवाची शब्द आएंगे, फिर कुछ मुहावरों के बारे में हम जानेंगे। चलिए, तो हे का विलोम शब्द क्या होता है? छापना। देखो हाथ से होता है, हार होता है, ग्राम होता है, ग्रह होता है। क्या होगा भाई हे का विलोम शब्द? चलिए जी हाँ बिल्कुल, चलिए बिल्कुल सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बताओगे? चलिए भाई जी हाँ जी हाँ जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा? देखो हे की बात करी गई है तो हे का विलोम शब्द क्या होगा? ग्राह होगा। क्या होगा भाई? ग्राह होगा इसका सही विलोम शब्द। आगे लेकर चलता हूं, देखना चिरंतन का विलोम शब्द आपको रटा हुआ होगा ये तो। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है? बस फटाफट से बताओगे। अलौकिक होता है, लौकिक होता है, नश्वर होता है और नैसर्गिक होता है। और कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, वह माइक बीच में खराब हो गया था कुछ टेक्निकल इशू के कारण। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्या भाई? संयुक्त स्वर। क्या पूछा था? संयुक्त स्वर। तो आपका किसी का कमेंट था कि सर मुझको समझ में नहीं आया, संयुक्त स्वर समझ में नहीं आया और उच्चारण स्थान समझ में नहीं आया कि किस स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, किस स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को। चलिए भाई देखो, अगर मैं आपसे संयुक्त स्वर की बात करूं, किसकी बात करूं? संयुक्त स्वर की बात करता हूं, तो ध्यान से समझते हैं पहले इस टॉपिक को, क्योंकि अच्छा टॉपिक है और पेपर में क्वेश्चन बनते हैं यहां से। देखो अगर मैं छोटे आ के साथ छोटी ई का योग कर दूं, तब मुझको क्या प्राप्त हो जाएगी? छोटी ए प्राप्त हो जाएगी। अच्छा सर ये हमको पता है। और अगर मैं छोटे आ के साथ इसी छोटी ए का योग कर देता हूं, तब मुझको बड़ी ए प्राप्त हो जाती है, बड़ी ए प्राप्त हो गई। अच्छा जी, और इसी छोटे आ के साथ अगर मैं छोटे ऊ का योग कर देता हूं, तब मुझको छोटा ओ मिल जाता है। क्या मिल गया? छोटा ओ मिल गया। और इसी छोटे आ के साथ अगर मैंने छोटे ओ का योग कर दिया, तब मुझको बड़ा औ मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बड़ा औ। अब समझते हैं उच्चारण स्थान, क्योंकि कल शायद आपको समझ में नहीं आया था, ध्यान से सुनना क्योंकि कमेंट पढ़ा था मैंने। चलिए देखो उच्चारण स्थान समझते हैं। उच्चारण स्थान, संयुक्त स्वर वो हो गए। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और अब मैं बताता हूं आपको संयुक्त स्वर। देखना उच्चारण स्थान, तो मैंने आपको कल भी कहा था कि छोटे आ और बड़े आ का अगर मैं बात करूं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। और अगर छोटी ई और बड़ी ई की मैं बात करता हूं, तो इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। क्या होता है भाई? तालु होता है। और अगर छोटे ऊ और बड़े ऊ की बात करूं, तो इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। क्या होता है भाई? ओष्ठ होता है। हम एक को तो भूल ही गए, हम रे ऋषि को भूल गए। किसको भूल गए भाई? रे ऋषि को। इसका उच्चारण स्थान होता है, क्या होता है भाई? मूर्धा होती है। क्या होती है? मूर्धा के द्वारा ये बोला जाता है। अब देखना, अब असली खेल तो यहां से शुरू होगा। चलिए देखना, अब एक बचता है छोटी ए और एक बचता है बड़ी आई। अब ध्यान से समझना, अभी अभी हमने पढ़ा है कि छोटी ए का निर्माण जो होता है वह छोटे आ के साथ हम छोटी ई का योग करते हैं तब होता है। और छोटे आ का उच्चारण स्थान इसका अभी अभी पढ़ा है कंठ होता है। क्या होता है भाई? कंठ होता है। और इसका होता है तालु। क्या होता है भाई? तालु अभी अभी पढ़ा है। एक मिनट, क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है, अभी अभी पढ़ा है। तो ए का क्या होगा भाई? कंठ जमा तालु। क्या होगा? ए का होगा आपका कंठ जमा तालु। और इसी को कहते हैं कंठ तालव्य स्वर। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कंठ तालव दोनों को। अच्छा, अब एक और चीज बची अपनी, वह चीज क्या है भाई? अब देखना, 2 और स्वर बचते हैं। एक बचता है आपका छोटा ओ और एक बचता है आपका बड़ा औ। इसका उच्चारण स्थान देखो, पहले देखो ये बने किससे हैं, क्योंकि ये संयुक्त स्वर हैं। ये छोटे आ के साथ अगर मैं छोटे ऊ का योग करता हूं, तब मुझको छोटा ओ प्राप्त होता है। अच्छा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और इसका उच्चारण स्थान होता है आपके ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ होता है। तब इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका उच्चारण स्थान, इसको जोड़ दो, कंठ जमा ओष्ठ। और इसी को कहते हैं कंठ ओष्ठ व्यंजन। व्यंजन कह दिया मैंने, माफी चाहूंगा। कंठ ओष्ठ स्वर क्या होते हैं? कंठ ओष्ठ स्वर होते हैं। ये चीज समझ में आ गई। तो चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? तो किसी ने उत्तर दिया है क्या क्वेश्चन नंबर 6 का? हाँ जी बिल्कुल, आप सभी के उत्तर सही हैं। इसका उत्तर क्या होगा? नैसर्गिक होगा। आगे चलें, आगे चलते हैं। तो देखो संयुक्त स्वर आपको समझ में आ गए, उच्चारण स्थान आपको समझ में आ गए स्वरों का। चलिए अब देखते हैं पुष्प कौन सा शब्द है। अब आपको बताना है कि पुष्प जो है आपका कौन सा शब्द है। देखो छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि जो आपके टॉपिक में एक सिलेबस है,
कि हिंदी व्याकरण, क्या है हिंदी व्याकरण, वहां से भी प्रश्न आने हैं। देखना क्या है, देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या है भाई, वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण होती है। और कई लोग इसको ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है आपको बता चुका हूं। इससे बड़ी इकाई क्या होगी, इससे बड़ी इकाई, इससे बड़ी इकाई क्या होगी भाई, इससे बड़ी इकाई होगी आपकी अक्षर। क्या भाई, कई वर्ण के निर्माण से एक अक्षर बनता है, और कई अक्षर के निर्माण से एक शब्द बनता है। क्या बनता है, एक शब्द बनता है, और कई शब्द के निर्माण से बनता है एक पदबंध। क्या बनता है, एक पदबंध बनता है, और कई बंधों के योग से बनता है एक उपवाक्य। क्या बनता है, एक उपवाक्य बनता है, और कई उपवाक्य के योग से बनता है क्या, एक वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है, वाक्य। अच्छा देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करता है तब होती है वर्ण, और सबसे छोटी अच्छा माफी चाहूंगा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें ध्वनि होगी, और लिखित इकाई की बात करें क्या होगी, वर्ण होगी। अच्छा जी, ये चीज हमको पता हो गई। अच्छा देखो, अभी जो ये प्रश्न है ना, इस प्रश्न में इसका यूज होगा, इसलिए मैंने ये चीज बताई है। अक्षर क्या है, अक्षर कई वर्णों के योग से बनता है अक्षर। और एक बार प्रश्न था आपके, एक बार जो प्रश्न था, शब्द का दूसरा नाम क्या है, इसको पद कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पद कह देते हैं, याद रखना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं शब्द। पुष्प किस प्रकार का शब्द है, तो याद रखना, पुष्प जो है ना आपका, शब्द की अगर मैं बात करूं तो रचना, क्या है भाई, रचना के, अच्छा एक मिनट, व्युत्पत्ति कई बार पूछता है, और पूछता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना, शब्द होते हैं आपके 4 प्रकार के, चारों आपके सामने हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, आपके सामने हैं। और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये भी याद रखना। तो यहां से पुष्प की पूछा है, तो पुष्प हमने कल भी करा है, तत्सम होता है। क्या होगा, तत्सम होगा। और इसका तद्भव अब आपको छापना है कमेंट बॉक्स में कि इसका तद्भव क्या होता है। चलिए, तद्भव की बात करूं तो देखो, एक शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं, अग्नि। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा अग्नि, और दूसरा शब्द लिखा मैंने आग। क्या लिखा, आग। अब देखो इनमें अंतर समझते हैं। अग्नि क्या है, अग्नि है आपका संस्कृत का शब्द। किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है, जो कि हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है, तब ये तत्सम कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्सम। और अब आग की मैं अगर बात करता हूं ना, तो आग जो शब्द है आपका अग्नि में से ही बना है। अब अग्नि में से कैसे बना है भाई, समय के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन होते चले गए, और अब हम इसको आग कहते हैं। क्या कहते हैं, आग कहते हैं, अग्नि ना कहकर। अब क्या कहते हैं, आग कहते हैं। तो ये जो इसका परिवर्तित रूप है ना, इसी को जानते हैं तद्भव के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, तद्भव के नाम से, क्योंकि इसकी उत्पत्ति तो होती है संस्कृत से ही, लेकिन समय के अनुसार कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। याद रखना, देशज शब्द किसको कहते हैं भाई, जिसकी उत्पत्ति के बारे में हमको ना पता हो कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। जैसे एक शब्द लिखा मैंने, लोटा। मैंने क्या लिखा, लोटा। तो ये क्या है, ये है आपके देशज शब्द, जिसकी उत्पत्ति के बारे में ना पता हो। एक और चीज समझो, विदेशज शब्द क्या है भाई, विदेशज शब्द देखो, इससे पहले ना आपको एक चीज समझाता हूं। देखो, अगर मैं हिंदी की बात करूं ना, तो हिंदी में प्रश्न बन सकता है क्या कि लगभग कितने शब्द हैं, तो याद रखना, लगभग हिंदी में 2 लाख से अधिक शब्द हैं। कितने शब्द हैं भाई, 2 लाख से अधिक शब्द हैं। एक और चीज याद रखना, क्या है, एक और चीज की अगर मैं बात करता हूं, तो देखो भाई 85% तक जो शब्द हैं ना, वह हिंदी के हैं। किसके हैं, हिंदी के हैं, और प्लस भारतीय भाषाओं के हैं। हिंदी और भारतीय भाषाओं के हैं 85% शब्द, और 15% तक शब्द हैं आपके विदेशी। हिंदी में 15% शब्द हैं आपके विदेशी शब्द। अभी विदेशी शब्द कैसे आ गए हिंदी में, तो कई सारे मुल्कों ने, कई सारे राजाओं ने हम पर शासन किया है बाहर से आकर, तो उनकी जो भाषा की झलक है हमारी हिंदी में देखने को मिलती है। उसी का प्रभाव है कि उनकी संख्या है 15% तक। अब एक प्रश्न में पूछता है कई बार कि सर्वाधिक किस भाषा के शब्द हैं हिंदी में विदेशी, तो याद रखना फारसी भाषा के हैं। किसके हैं, फारसी भाषा के सर्वाधिक शब्द मिलते हैं विदेशी शब्द। अच्छा जी, अब देखो, विदेशी शब्द मतलब फारसी भाषा के शब्द, इंग्लिश के शब्द, पुर्तगाली शब्द, अरबी शब्द, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी होंगे आपके विदेशी शब्द। आगे चलता हूं, आगे देखो, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम हिंदी
बनाया गया है। इनमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? मतलब पहले वे क्या था? पहले वे था तत्सम, अब उसको तद्भव में परिवर्तित कर दिया गया। कौन सा होगा भाई? तो देखना, तो जी हाँ फटाफट से छापो। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं जी हाँ। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं आपके किसकी, आम की, तो आम क्या है? तो आप सभी लोग कहोगे सर ये तो तद्भव है। ये क्या है? ये तो होगा आपका तद्भव। जी हाँ भाई बिल्कुल सही है, ये होगा आपका तद्भव होगा। क्या होगा? तद्भव होगा जी हाँ। अब अगर इसके तत्सम की बात करी जाए, इसके तत्सम की बात करी जाए तो क्या होगा? आम्र होगा। क्या होगा? आम्र होगा, जो कि संस्कृत का है ना, तत्सम होगा, उससे परिवर्तित होकर हिंदी में क्या प्रयोग करते हैं? आम का प्रयोग करते हैं। और ये जो तीनों है ना, ये घोटक, सूची और गोमल, ये सभी के सभी होंगे तत्सम। ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी हैं तत्सम। आगे चलते हैं, आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इनमें से कौन सा शब्द देशज है? अब आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द आपका देशज है। जी हाँ, अच्छा प्रश्न है, फटाफट से बताओगे देशज कौन सा है। अब देखो, देशज के बारे में मैं आपको एक जानकारी देता हूं। क्या है? थोड़ा सा छापना, थोड़ा सा समझना कि जिसकी उत्पत्ति के बारे में ना पता हो, जिसकी उत्पत्ति के बारे में ना पता हो, वे शब्द कहलाते हैं आपके देशज। जैसे लोटा, थाली, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं आपके देशज। कौन से शब्द हैं? देशज शब्द हैं। अच्छा जी, अब देखना, चिड़िया, कीमत, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बताओ भाई। जी हाँ, क्या बात है, आपके आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ, देखो, अगर मैं चिड़िया की बात करूं ना, तो ये होगा देशज शब्द। अच्छा जी, एक और चीज देखते हैं। देखो, किसी भी शब्द में अगर आपको चंद्र बिंदु दिखे ना, तो वह शब्द कहलाते हैं तद्भव। क्या शब्द कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। और एक और चीज याद रखना, आपको परीक्षा में समय बचाने के लिए काम आएगी। कहीं पर आपको अनुस्वार दिखे, विसर्ग आपको दिखता है, या फिर आपको जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे छ, त्रय, गे और अच्छा एक मिनट, ये वाला आखिरी बचता है। और जो स्वर होता है कौन सा है भाई? ह्रस्व स्वर जो होता है, रे ऋषि वाला। किसी भी शब्द में अगर ऐसे शब्द दिखें, या फिर आपके ऊष्म व्यंजन दिखें। अब ऊष्म व्यंजन देखो, मैंने कहा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब गर्मी, ऊष्मा। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु बाहर आती है, उनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे एक होता है सीटी वाला सा, एक होता है षटकोण वाला सा, एक होता है सवाल वाला सा, एक होता है हा। तो जहां पर भी आपको ऐसे शब्द दिखे ना, तो वहां संभावना है कि वे शब्द आपके तत्सम होंगे। क्या होंगे? वे शब्द कहलाएंगे आपके तत्सम। क्या कहलाएंगे भाई? वे शब्द कहलाएंगे आपके तत्सम। संभावना है। क्या है? संभावना है। एक मिनट, ठीक से लिख देता हूं। संभावना है कि वे तत्सम कहलाएंगे, और ये चीज आपको समय बचाने के लिए काम आएगी। आगे चलो भाई, आगे चलते हैं। देखो, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभी अभी तो पढ़ रहे हैं हम इसी को, उन्हीं को कहते हैं, अच्छा एक मिनट माफी चाहूंगा, तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम। क्योंकि ये जो तत्सम है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है तत्, क्या है? एक है सम, क्या है? सम। तो ये इन दोनों से मिलकर बना है। तत् का अर्थ क्या होता है? उसके। क्या होगा? उसके। और सम का अर्थ होगा समान। क्या होगा? समान। तो उसके समान। अब उसके किसके समान भाई? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो ये होंगे आपके, अच्छा चलो मैं इसको ठीक लिख देता हूं, संस्कृत, ठीक है ना, संस्कृत के समान। तो संस्कृत के समान मतलब तत्सम। तद्भव मतलब ये इनकी उत्पत्ति तत्सम से ही होती है, लेकिन समय के अनुसार इनमें कुछ परिवर्तन हम कर देते हैं, तो वह कहलाते हैं तत्सम। देशज जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमको पता नहीं है, और विदेशज जो विदेश की भाषाओं से लिए गए हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। देखो, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? क्या तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है? परीक्षा, परीक्षा शब्द आपका किस में आएगा? तो याद रखोगे, परीक्षा सदैव होगा आपका तत्सम। क्या होगा? तत्सम। अब इसका तद्भव रूप क्या होगा गुरुजी? तो इसका तद्भव रूप क्या होता है भाई? परक होता है। क्या होता है? परक होता है इसका तद्भव रूप। क्या होगा? परक होगा, याद रखोगे। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि आप मनोज को परख लो, आप मनोज को परख लो। असल में संस्कृत का शब्द क्या है? परीक्षा है। और तद्भव, इसमें समय के अनुसार जो परिवर्तन हुए हैं, अब हम प्रयोग करते हैं परख का। किसका? परख का। आगे चलो भाई, आगे चलते हैं। देखो, मजिस्ट्रेट शब्द है, अब आपको बताना है जो मजिस्ट्रेट जो शब्द होगा ये किसका है? क्या ये तत्सम शब्द है? क्या ये तद्भव है? क्या ये विदेशज है? क्या ये
देशज है, क्या होगा? जी हाँ, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से करोगे इसका सही उत्तर। चलिए देखो, अगर मैं बात करूं मजिस्ट्रेट, क्या है भाई? मजिस्ट्रेट हमको दिया गया है, ध्यान से देखना। देखो मजिस्ट्रेट जो होगा, जी हाँ आप सभी का उत्तर सही है, विदेशी शब्द है। और सर्वाधिक किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? भाई आपको पता है, अभी अभी बताया, फारसी भाषा के शब्द हैं विदेशी। कितने हैं विदेशी? फारसी भाषा के। हिंदी में लगभग कितने शब्द मिलते हैं? 2 लाख से अधिक शब्द मिलते हैं, लगभग 2 लाख आप कह सकते हो, लगभग 2 लाख आप कह सकते हो। चलिए आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, फटाफट से बताओगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर विवावरी किस प्रकार का शब्द है? माफी चाहूंगा। अब आप बताओगे जो आपका विवावरी है वह किस प्रकार का शब्द है, फटाफट से छापना। जी हाँ भाई, चलिए अब आप बताओगे जो आपका विवावरी है वह किस प्रकार का शब्द है। चलिए देखो, तत्सम है, तद्भव है, देशज है और संकर है। देखो आपने ये शब्द अभी सुना होगा, संकर। क्या है संकर? इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। विभावरी आपको बताना है क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर किसी ने दिया है क्या? जी हाँ भाई, बिल्कुल सही, ए उत्तर। क्या होगा इसका सही उत्तर? होगा तत्सम। क्या होगा? तत्सम। अब इसके बारे में समझते हैं, संकर शब्द क्या होते हैं। देखो ऐसे शब्द जिनका आधा हिस्सा किसी और से बना है और आधा बना है किसी और से। जैसे देखो मैंने एक शब्द लिखा रेल गाड़ी, मैंने क्या लिखा? रेलगाड़ी। क्या लिखा मैंने? रेलगाड़ी। अब जो ये रेल है ये किससे लिया गया है? आप सभी कहोगे सर रेल तो आपका इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी आपका हिंदी का शब्द है। किसका शब्द है भाई? हिंदी का शब्द है गाड़ी। तो 2 भाषाओं से मिलाकर जो एक शब्द बनते हैं वह कहलाते हैं आपके संकर शब्द। क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं, याद रखना। अच्छा जी, देशज शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको कि कौन सा तत्सम होगा। पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। क्या होगा भाई इसका सही उत्तर? देखो पड़ोसी तो होगा, आप बताओ पड़ोसी क्या होगा? तत्सम क्या होगा? गोधूम होगा। क्या होगा? गोधूम। और बहू, बहू है आपका तद्भव। क्या है भाई? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा, वधू होता है। क्या होता है? वधू होगा। एक मिनट माफी चाहूंगा, वधू होगा इसका तत्सम शब्द। क्या होगा? वधू होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपको पता है, क्वेश्चन 15 के बारे में बताओ। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन अब आपको करना है, कौन सा आपका तत्सम होगा? कपूर, आंख, वधु, बहू। तो आपको पता चल गया कि तत्सम क्या होगा? वधु होगा। लेकिन यहां पर एक और शब्द है कपूर। कपूर का तत्सम क्या होगा? क्या होगा भाई? कपूर का तत्सम देखना, कर्पूर होता है। क्या होता है? कर्पूर होता है इसका तत्सम। क्या होता है भाई? कर्पूर होता है इसका तत्सम, याद रखना। अच्छा देखो, अगर मैं देखो शब्द जो है ना आपके शब्द, एक मिनट, एक चीज समझनी है आपको, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन बन जाता है। देखना कई बार क्या होता है, आपसे पूछता है कि रचना या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। या तो रचना पूछेगा या फिर पूछेगा व्युत्पत्ति के आधार पर। तो याद रखना 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका रूढ़। क्या होता है? रूढ़ होता है। दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है आपका, याद रखोगे, यौगिक। क्या होगा भाई? यौगिक होगा। क्या होगा? यौगिक होगा। और तीसरा होगा आपका योग रूढ़। क्या होगा? योग रूढ़ होगा तीसरा, योग रूढ़ होगा। चलिए अब देखो रूढ़ शब्द की बात करूं, थोड़ा सा समझना, परीक्षा में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। रूढ़ की अगर मैं बात करूं ना, जैसे मैंने एक शब्द लिखा घर। क्या लिखा मैंने? घर। तो समझने की कोशिश करते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पर मुझको कोई अर्थ नहीं मिलता। जैसे अगर मैं घर का खंडन करता हूं तो मुझको घा जमा रा मिलता है और इसका कोई अपना अलग अर्थ नहीं है, कोई सार्थक अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्द क्या होंगे? ऐसे शब्द कहलाएंगे आपके रूढ़ शब्द। जैसे आम, पेड़, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं आपके रूढ़ शब्द जिनका खंडन करने पर कोई सार्थक अर्थ ना मिले। यौगिक शब्द इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है इसका उल्टा? जैसे जिसका खंडन करने पर सार्थक अर्थ मिल जाए हमको। क्या मिल जाए भाई? सार्थक अर्थ प्राप्त हो जाए, वे कहलाते हैं आपके यौगिक शब्द। जैसे देखो मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, किसका भाई? देखना, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया पाठशाला। किसका प्रयोग किया? पाठशाला। अब इसका मैं खंडन करता हूं तो मुझको पाठ अलग मिल गया, जमा मुझको शाला मिल गया। क्या मिल गया? शाला। तो पाठ का अर्थ क्या होता है भाई? पढ़ने के लिए। और शाला का अर्थ क्या होता है? स्थान। क्या होता है? स्थान। तो यहां पर खंडन करने पर हर एक का अपना सार्थक अर्थ है, तो ऐसे शब्द कहलाएंगे आपके यौगिक शब्द। जैसे पाठशाला,
विद्यार्थी और जो भी आपके जैसे क्या है भाई, पाठशाला है, विद्यार्थी है, और ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर सार्थक अर्थ मिलता हो। अच्छा, योग रूढ़ देखते हैं। देखो योग रूढ़ की अगर मैं आपसे बात करूं ना, किसकी बात करूं भाई, योग रूढ़। देखना, योग रूढ़ की बात करते हैं। देखो, ऐसे जिनका खंडन करने पर, क्या करने पर भाई, जिनका खंडन करने पर सार्थक अर्थ तो मिलता है, सार्थक अर्थ तो मिलता है, लेकिन वह किसी तीसरी वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं। किसके बारे में जानकारी देते हैं? किसी तीसरी वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं। किसके बारे में? तीसरी वस्तु के बारे में। जैसे देखो, मैंने एक शब्द लिखा पंकज, मैंने क्या लिख दिया, थोड़ा सा ध्यान से समझना। पंकज बना है दो शब्दों से, एक है आपका पंख, दूसरा है आपका जा। अब पंख का अर्थ क्या होता है, सभी लोग को पता होगा, कीचड़ होता है। क्या होता है? कीचड़। और जा का अर्थ मतलब उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। तो कीचड़ में उत्पन्न वस्तु कौन सी है? कौन सी वस्तु कीचड़ में उत्पन्न होती है? तो आप सीधा कहोगे कि सर कमल होती है। क्या होती है? कमल होती है। देखो, अब देखो, ना तो कीचड़ का अर्थ मिला, ना ही उत्पन्न होने का अर्थ मिला, किसी तीसरी वस्तु के बारे में जानकारी मिली। किसके बारे में? कमल के बारे में। तो ऐसे शब्द कहलाएंगे आपके योग रूढ़। क्या कहलाएंगे? योग रूढ़। आगे चलो, आगे चलो भाई, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मेरा दायित्व था ये चीज आपको बताना। अब आप बताओगे इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या है भाई? नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है आपको कि कौन सा तद्भव होगा। तो मैंने आपको कहा था कि जहां पर भी आपको चंद्र बिंदु दिखे ना, वे शब्द क्या होंगे? तद्भव होंगे। क्या होंगे? तद्भव होंगे वे शब्द। कौन से शब्द होंगे? तद्भव शब्द होंगे। चलिए अब देखो, अब आप लोग कहोगे सर बैंक क्या है? फिर बैंक तो आपका तत्सम नहीं है। तो बैंक तत्सम नहीं है, लेकिन बैंक कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द है। कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द है। और विदेशी शब्द के बारे में जानकारी नहीं मांगी गई है, हमसे कहा है कौन सा तद्भव है। कौन सा तद्भव है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुंह होगा। मुंह है आपका तद्भव, क्योंकि मैंने आपको बताया है चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। और अनुस्वार और विसर्ग वाले ज्यादातर होते हैं तत्सम। क्या होते हैं? ज्यादातर होते हैं तत्सम। इनमें भी कुछ अपवाद होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मर्म और पिलाप ये सभी हैं आपके, ये दोनों के दोनों हैं आपके तत्सम। क्या होंगे? दोनों के दोनों तत्सम होंगे। आगे चलते हैं, आगे देखना क्या है। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उसे क्या कहते हैं? देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, जिस शब्द के कई सार्थक अर्थ हो सकें उसको किस नाम से जानते हैं? तब आप कहोगे सर उसको जानते हैं हम यौगिक के नाम से। जैसे हमने पढ़ा है पाठशाला। क्या है? पाठशाला हमने पढ़ा है। हमने विद्यार्थी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? हमने विद्यार्थी पढ़ा है। याद रखना, योग रूढ़ जिनका खंडन करने पर सार्थक अर्थ तो मिलता है, लेकिन किसी तीसरे अर्थ के बारे में, किसी तीसरे वस्तु, तीसरे प्राणी के बारे में बोध कराते हैं, तो वे कहलाते हैं योग रूढ़। चलिए, तो इसका जी हाँ बिल्कुल सभी का सही है। कौन सा शब्द देशज नहीं है? अब आपको बताना है कौन सा शब्द आपका देशज नहीं होगा। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से करना। कौन सा आपका देशज नहीं होगा? फटाफट से छापोगे। जी हाँ, चलिए भाई, जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हो। जी हाँ, चलिए भाई, चलिए। देखो कल कुछ टेक्निकल इशू था, लेकिन आज कोई टेक्निकल इशू नहीं है। अब आप बताओगे कौन सा शब्द देशज नहीं है। अब आप बताओ कौन सा देशज नहीं है। देशज मतलब जिसकी उत्पत्ति के बारे में, जिसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी ना हो। क्या ना हो भाई? जिसकी उत्पत्ति के बारे में पता ही ना हो कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लोटा शब्द है, इसकी उत्पत्ति मुझको पता ही नहीं कि कहां से हुई है, बस हम करते चले आ रहे हैं। तो ये क्या होगा? देशज शब्द। देखो ढिबरी, क्या है भाई? ढिबरी। पगड़ी, ढोर, पुष्कर, क्या होगा इसका सही? तो क्वेश्चन नंबर 18 का। जी हाँ, फटाफट से। तो कई देखो गलत उत्तर करने की जरूरत नहीं है, गलत नहीं भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, कौन सा नहीं होगा? सबसे पहले देखो कौन सा नहीं है। देखो पुष्कर की अगर मैं बात करूं ना, पुष्कर होता है आपका तत्सम। क्या होता है? तत्सम होता है पुष्कर। बाकी ये तीनों है ना, बाकी तीनों हैं आपके देशज शब्द। कौन से हैं? देशज शब्द हैं, ध्यान रखना। ढिबरी होता है देशज। भाई ढिबरी शब्द हमको पता ही नहीं है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, फिर भी हम प्रयोग करते हैं ढिबरी।
पगड़ी का हमको पता ही नहीं है। ढोर, क्या भाई ढोर, जैसे गांव में क्या होता है, जो पशु होते हैं ना उनको बोल देते हैं ढोर, उनको क्या बोल देते हैं, ढोर बोल देते हैं। तो यहां से क्या होगा, ये शब्द होगा देशज, याद रखोगे। अच्छा जी आगे चलते हैं। देखो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। अभी अभी पढ़ा है, देशज शब्द कहते हैं। आगे चलूं, आगे चलते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन आपको करना है कि कौन सा शब्द आपका तत्सम होगा। अब आप बताओगे कौन सा आपके तत्सम के अंतर्गत आता है। अच्छा प्रश्न है। देखो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द होगा, पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। बच्चों वाला प्रश्न हो गया। आप तो ये आपके लिए गोधूम क्या होगा, गोधूम होगा आपका तत्सम। लेकिन कई बार मैंने देखा है परीक्षा में गोधूम का अर्थ पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, अर्थ पूछ लेता है कि गोधूम किसको कहते हैं। तो गोधूम का अर्थ कहां से लिया जाता है, ध्यान से सुनना। गांव में क्या होता है, कच्चे रास्ते होते हैं। क्या होते हैं, कच्चे रास्ते होते हैं। जब शाम के समय जब पशु चरकर वापस आते हैं ना, जब पशु चरकर वापस आएंगे तब वहां पर कच्चे रास्ते में काफी मिट्टी उड़ती है। क्या उड़ती है, मिट्टी उड़ती है। तो वहां से क्या होता है, एक रात समान का दृश्य क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, रात समान का। तो वहीं से इसका अर्थ लिया गया गोधूम। क्या लिया गया, गोधूम। कई लोग इसका अर्थ साय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शाम भी कहते हैं। याद रखना शाम भी इसका अर्थ होता है। जैसे शाम का समय, साय का समय, किसका समय भाई, साय का समय होता है। ठीक है ना, ये भी कई लोग, चलिए साय का समय, ठीक है ना, याद रखोगे। चलिए आगे चलूं। और बहु का तत्सम क्या होगा भाई, वधु होता है। क्या होता है, वधु होता है। आपको याद रखना चाहिए क्या होता है, वधु होता है। चलिए और शहीद का तत्सम क्या होगा, अब आपको बताना है। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव का चयन करना है अब आपको कि तद्भव कौन सा होगा। जी हाँ भाई बिल्कुल। अब आप बताओगे कि तद्भव कौन सा है, आंख है, कर्पूर है, मर्म है और पिलाप है। तद्भव बताना है आपको और इसकी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। किसी भी शब्द में अगर आपको चंद्र बिंदु दिखे वह शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। क्यों होगा, उसका छोटा सा कारण जानो। ये जो चंद्र बिंदु है ना, ये संस्कृत में नहीं है। क्या है भाई, ये संस्कृत में नहीं है। अगर ये संस्कृत में नहीं है तब ये तत्सम में भी नहीं होगी। किस में नहीं होगी, तत्सम में भी नहीं होगी। क्योंकि तत्सम का अर्थ क्या है, संस्कृत के शब्द जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, जो कहते हो। मतलब ये जो ध्वनि है ना आपकी, ये जो वर्ण है आपका, ये संस्कृत में नहीं है, ये हिंदी की ध्वनि है। किसकी ध्वनि है ये है आपकी हिंदी की। हिंदी का वर्ण होता है भाई। क्या होता है, हिंदी में ये पाया जाता है, तब ये होता है हमेशा तद्भव। क्या होगा, तद्भव। देखो कर्पूर होता है तत्सम, इसका तद्भव क्या होता है, कपूर होता है। आप सभी को पता होगा। मर्म का आप बताओगे कि तद्भव क्या होता है, पिलाप का आप बताओगे कि पिलाप का तद्भव क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखना। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसको क्या कहते हैं। तो देखो वही क्वेश्चन आ गया, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। योग रूढ़ किसको कहते हैं, सार्थक खंड तो होते हैं लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति अथवा प्राणी के बारे में जानकारी मिलती है अथवा वस्तु। जैसे पंकज, क्या है पंकज। जैसे दशानन, क्या है दशानन। दशानन मतलब रावण, क्या है भाई रावण। अच्छा जी। और जो भी आपके बहुब्री समास के अंतर्गत शब्द आएंगे ना, सभी के सभी क्या होंगे, योग रूढ़ होंगे। ठीक है ना, याद रखना। और रूढ़ शब्द जैसे देखो मैंने लिखा आम, तो खंडन करने पर कुछ अर्थ नहीं मिलेगा, घर का नहीं मिलेगा, पेड़ का नहीं मिलेगा। तो ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर कोई अर्थ ना मिले। पेन, क्या भाई पेन भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। चलो अब देखते हैं कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो वही क्वेश्चन है क्या, हाँ जी भाई क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, माफी चाहूंगा। तो इसका सही अर्थ क्या होगा भाई, पुष्कर नहीं होगा। पुष्कर क्या होगा, तत्सम होगा। बाकी सभी के सभी होंगे आपके देशज शब्द। कौन से होंगे, देशज। अच्छा जी। अच्छा एक चीज मुझको बताओ कि कल मैंने आपको वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न कराए थे, उच्चारण से संबंधित कुछ प्रश्न कराए थे। तो अगर मैं कहूं आपसे ये क्या है,
इनको किस नाम से जानते हैं भाई, इनको किस नाम से जानते हैं, छोटी अंग है और बड़ी अंग है, तो इसको किस नाम से जानते हैं, अब आप बताओगे। क्या इनका कोई अलग नाम है, अगर है तो कमेंट बॉक्स में छापो भाई, अगर है तो कमेंट बॉक्स में छापना। चलिए अब देखते हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं, अरे भाई ये तो वही क्वेश्चन आ गया क्या, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 बताओगे, क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर क्या होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 देखना, वकील किस भाषा का शब्द है। देखो अगर मैं आपको बताऊं हिंदी में सर्वाधिक किस भाषा के शब्द हैं, तब आपका आंसर आएगा कि सर फारसी भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द मिलते हैं हिंदी में। अच्छा अब ये शब्द कैसे आ गए विदेशी हिंदी में, तो कई सारे मुल्कों ने, कई सारे राजाओं ने, बाहर के राजा महाराजा थे, उन्होंने हम पर शासन किया है, उनकी भाषा की जो झलक होती है हमारी हिंदी में देखने को मिलती है। उसी का परिणाम है कि 15% तक हिंदी में शब्द कहाँ से लिए गए हैं, विदेशों से लिए गए हैं। जी हाँ, तो वकील किस भाषा का शब्द है, किसी को पता है। जी हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, देखो गलत नहीं भाई, क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर क्या होगा, छापो। चलिए तो देखो वकील की अगर बात करूं ना, तो ये है आपके अरबी भाषा का शब्द। कौन सा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। जी हाँ भाई बिल्कुल अरबी भाषा का शब्द है। अच्छा जी, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है देखना, चाय किस भाषा का शब्द है। अब ये है आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन। क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है। चलिए ये आप करके लेकर आओगे घर से, फिर मैं मिलता हूं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखना और बच्चे, बूढ़े, माता पिता और सैनिकों का सम्मान करना। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलता हूं कल आपकी क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।